प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगी। अपन ने पिछले वीडियोस में फूड, फीडिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन आदि के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फूड के विभिन्न घटक जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स आदि का डाइजेशन कैसे होता है और एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने पढ़ा। पर वास्तव में इनका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। मेटाबॉलिज्म एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर एटीपी संश्लेषण के द्वारा जो सेल होती है, जो हमारी कोशिका होती हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका उपभोग किया जाता है। फूड मॉलिक्यूल से मेरा तात्पर्य ये है कि भोजन जो हमने ग्रहण किया अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में है, प्रोटीन के रूप में है या वसा के रूप में है, इन प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपयोग जो है वो एटीपी संश्लेषण के लिए किया जाता है। एटीपी के संश्लेषण के लिए इन फूड मॉलिक्यूल्स का उपयोग किया जाता है और यही एटीपी कोशिका को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं। विभिन्न प्रकार के फूड मटेरियल जो है उनके मेटाबॉलिज्म के द्वारा उनकी मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के फलस्वरूप अनेक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स का फाइनल ऑक्सीडेशन जो है वो एक ऑक्सीडेटिव साइकिल में होता है, जिसे हम क्रेब साइकिल कहते हैं। क्रेब साइकिल की खोज क्रेब ने की और उन्हीं के आधार पे उनको सम्मान के लिए इसको क्रेब साइकिल कहते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनके जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका फाइनल ऑक्सीडेशन होता है। उदाहरण के लिए कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप पायरुविक एसिड बनती हैं। पायरुविक एसिड का फाइनल ऑक्सीडेशन क्रेब साइकिल में होता है। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दिया ये मैंने आपको। बाकी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों के मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फाइनल ऑक्सीडेशन जो है वो क्रेब साइकिल के द्वारा होता है। और इन क्रियाओं को हम दो समूह में स्टडी कर सकते हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जिसमें एटीपी का संश्लेषण होता है और कैटाबॉलिज्म जिसमें जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, जिसमें एटीपी का निर्माण भी होता है और उपभोग भी होता है। वैसे जिन क्रियाओं में ऊर्जा का उत्पादन होता है, एनर्जी का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस जिनमें कोशिकीय उत्पादों का निर्माण होता है, सेल जो पार्ट्स होते हैं, सेलुलर पार्ट्स, उनका निर्माण होता है, उसको हम एनाबॉलिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेटाबॉलिज्म में हर एक जो फूड प्रोडक्ट है जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। आज मैं आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगी। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हम प्रोटीन का संश्लेषण और प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म जो है वो हम स्टडी करेंगे। जैविक पदार्थों की संरचना और कार्यकी के अंदर जो है प्रोटीन का बहुत अधिक महत्व होता है और ये एंजाइम्स जो भी हम स्टडी करते हैं, एंजाइम रिएक्शंस भी हमने पढ़ी हैं, ये सारे एंजाइम्स प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। कोशिकाओं के रासायनिक और
भौतिक जो गतिविधियाँ होती हैं, फिजिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की और केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको एंजाइम्स जो है वो एंजाइम्स के द्वारा ही वो गतिविधियाँ कंप्लीट होती हैं। कुछ प्रोटीन्स जैसे बाल है, ऊन है, कनेक्टिव टिश्यूज़ में पाए जाने वाले कोलेजन्स हैं, ये बहुकोशिकीय रचनात्मक तत्वों की तरह कार्य करते हैं। कुछ अन्य प्रोटीन्स जो है वो ऑक्सीजन कैरियर के रूप में कार्य करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन। ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है हिम के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है और हमारे अंदर अधिकांश वर्टिब्रेट्स में जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम में आता है। हीमोसाइनिन है, हीमोग्लोबिन है, ये एक तरह की प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। इसी प्रकार कुछ पेशी संकुच कुछ प्रोटीन्स जो है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जीन्स के साथ संयुक्त हो जाते हैं और कुछ प्रोटीन्स शरीर की जो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस हैं, जिसको हम यूँ कहेंगे कि एंटीबॉडीज़ के सिमिलर कार्य करते हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो भी एक तरह की प्रोटीन होती हैं। दूसरे शब्दों में मैं शॉर्ट में कहूँ तो यूँ कह लीजिए कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। ये विभिन्न रूपों में कार्य करती हैं। शरीर के बिल्डिंग मटेरियल के रूप में कार्य करती हैं, केमिकल रिएक्शंस में ये एंजाइम्स के रूप में कार्य करती हैं, हार्मोन्स के रूप में कार्य करती हैं, ऑक्सीजन कैरियर के रूप में हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन के रूप में ये कार्य करती हैं। और यही नहीं, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी प्रोटीन्स जो है काम करती है और हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए एंटीबॉडीज़ के निर्माण करके ये एंटीबॉडीज़ के रूप में हमारे शरीर में कार्य करती हैं। प्रोटीन्स जो है वो इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस के रूप में भी हमारे शरीर में काम करती हैं। प्रोटीन्स में कई सारे अमीनो अम्ल होते हैं। वैसे 30 अमीनो अम्ल होते हैं, लेकिन 30 अमीनो अम्ल जो है हमारे लिए आवश्यक नहीं होती हैं। रासायनिक रूप से प्रोटीन्स जो है अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स हैं, अमीनो अम्ल के पॉलीमर्स हैं, बहुलक है। और ये अमीनो अम्ल जो है हमारे शरीर में कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल जो है वो काम में आते हैं। इन 20 अमीनो अम्लों में से सारे के सारे 20 जो है वो आवश्यक या अति आवश्यक हो सकते हैं। इनको फिर 2 कैटेगरीज़ के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। अमीनो अम्ल जो है इनका बायोसिंथेसिस होता है और इनका डिग्रेडेशन भी होता है। अमीनो अम्ल जो है वो एम्फीबोलिक सब्सटेंस के रूप में भी कार्य करते हैं। अमीनो अम्लों को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 20 अमीनो अम्ल जो है हमारे लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन ये 20 ही अमीनो अम्ल जो है वो कितने आवश्यक हैं, इस कैटेगरी के आधार पे अमीनो अम्लों को 2 कैटेगरीज में रखा गया है। अनिवार्य अमीनो अम्ल यानी कंपल्सरी अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स जिसको हम कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स 10 होते हैं और 10 ही नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो अम्लों में से हमारे अंदर 10 अमीनो अम्ल जो है वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स के से संश्लेषित किए जा सकते हैं और 10 अन्य अमीनो अम्ल जो पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं और प्राणी शरीर के कार्य चलाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। इन अमीनो अम्ल को हम इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। इसके विपरीत वे अमीनो एसिड्स जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस के द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं और पोषण की दृष्टि से जो है हम इन्हें प्राप्त करते हैं, इन्हें हम अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अर्थात वे अमीनो अम्ल जो
एम्फीबोलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। ऐसे अमीनो अम्ल को हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के रूप में स्टडी करते हैं। अमीनो एसिड्स 10 जो है वो एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं।